लग रहा है, कैसी बात करने वाले हैं? नहीं मालूम है? Don't know. Why? You already listen now what we have to say. And I hope you know what we are going to talk. We are going to talk about the adolescent. Is it better we can speak in English or continue in English? अरे मुझे लगा आपसे इंग्लिश में बात करें, नहीं? लेकिन आपने कोशिश की। क्या नाम है आपका? यादव जी के लिए एक जोरदार ताली। मैं आप लोगों के पास यही बात करने आया। इंग्लिश बोलना कोई बुरी चीज़ नहीं है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलना भी बुरी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो वो क्रिया होती है कि हम उसको सीखना चाहते हैं और कोई आपको यहाँ पे तुलना या आलोचना नहीं करेगा और आप बिल्कुल भी इस चीज़ को बुरा ना मानें। क्या नाम बता आपने यादव जी? आशीष जी के लिए एक और ताली। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और आप सभी बच्चों में इसकी क्षमता है कि आप कुछ भी बन सकते हो और कर सकते हो और इस बच्चे ने ये साबित कर दिया। हम बात करने आए हैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। किशोर अवस्था क्या है, एडोलसेंट क्या है? हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं और इंग्लिश में एडोलसेंट। ये कौन सी उम्र है? हाँ? ये कब आता है? जो तो बोलो। से 18 और कोई बोली? 12 से 14। एक तो आप जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, ये बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि पार्टिसिपेट करना मतलब आपको कुछ मालूम है और आप कोशिश करो। बिल्कुल सही। 9 से 18 या 10 से 19 साल किशोर अवस्था होती है। ये बाल्यपन से लेकर जवानी के बीच की अवस्था होती है, राइट? तो जो लोग पार्टिसिपेट किए उनके लिए तो ताली बजाओ ना। मैं आप सभी का किशोर अवस्था कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। ये उम्र जो होती है ना, ये बड़ी उत्तेजित करने वाली, बड़ा वेग होता है, बड़ी तीव्रता होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसमें ना एकदम फिल्मों की तरह क्लाइमेक्स समझ नहीं आता कि कहाँ गलत और कहाँ सही है। हनुमान की तरफ पूरा पहाड़ उठाने की क्षमता रहती है, समझ नहीं आता कि करे क्या और हम जो सोचते हैं लगता है यही सही है, होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को आप अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करो, ये जो शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है इसको अपने विकास के लिए करा, यथार्थ स्थिति से उभर कर और बेटर स्थिति में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? किशोर अवस्था में हमारी हाइट बढ़ती है ना, तो हमें क्या लगता है पिताजी के बराबर हो। हमारी बॉडी में ना खूब ताकत आ जाती है, तो बॉडी शॉडी बनती है, आप सब होता है। हमें लगता है आप तो ऋतिक रोशन से कम नहीं है, राइट? बिल्कुल सही सोचते हैं, आप ऋतिक रोशन से कम नहीं हो सकते, कई कहते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। तो मैं कुछ हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में फैली हुई भ्रांतियाँ हैं। भ्रांति समझते हो? गलत धारणाएं। उन धारणाओं को बदलने की मैंने कोशिश है। मेरी कोशिश है कि मैं बाहर का समाज नहीं बदल सकता, ना लोगों की यथार्थ मानसिक स्थिति बदल नहीं सकती, लेकिन क्योंकि आप सब लोग नवयुवक हो, आपके अंदर जोश है और आपके अंदर बुरी आदतों को छोड़ने के और अच्छी आदतों को अपनाने की क्षमता है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं जो आज नहीं कल आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसी कोई नई चीज़ मैं आपको बताने वाला नहीं है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो ये दुनिया आपको बताने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे उम्र के हिसाब से हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने अभी तक राक्षस भूत देखा नहीं है।
जब भूत से सामना हो जाएगा तभी समझते हैं हाँ वो सही क्या था। लेकिन क्यों ना हम उस भूत से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लें। भूत मतलब परेशानियाँ। इसकी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में रोज़ आई, हर वक्त आएंगी। इस वक्त भी आपके सामने बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन अच्छी मानसिकता के साथ और अच्छे विचारों के साथ हम उसको कैसे लड़ लें और कैसे सीख कर आगे बढ़े, ये चीज़ हमारे ऊपर है। और उसे करना किसे? मुझे, मैं। और मैं वो मैं की चीज़ आपको बताने के लिए आया। मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ है सर राहुल, और मेरे साथ में कई संस्थाएं हैं जिसमें आता है आपका इंस्पा उत्तर प्रदेश। इसका इंस्पा का फुल फॉर्म है इंस्पा उत्तर प्रदेश है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। पीछे माइक्रोफोन है ना, वो उसको कैच करता है। इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, अनिका एजुकेशन हेल्थ रेफरल ट्रस्ट और विकल्प एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, इन सब के संदर्भ से ही आपके पास भी ये कोर्स आया है। ये कोर्स नहीं है, वर्कशॉप है। ये एकदम मुफ्त है, लेकिन बाहर इसके लिए काफ़ी पैसे पे करने पड़ते हैं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, ये प्राचार्य हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के। साथ में ये विकल्प रिसर्च फाउंडेशन के कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं। और अभी डॉक्टर और प्रोफेसर साहब राजेश तिवारी जी चले गए हैं। और हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेश पांडे जी, और मेरे को तो जान ही रहे हो राकेश कुमार पांडे, और साथ में राहुल जी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूँ। मेरा मुख्य व्यवसाय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। मैं कई सालों से देश के बाहर था। कोरोना हुआ, मैं वापस आ गया, तो मेरे पास बहुत ऑप्शन थे कि मैं बाहर जाके बड़े शहर में नौकरी करूं, सैलरी अच्छी मिलती, सब कुछ मिलता था, लेकिन मेरे को वो सैलरी नहीं चाहिए। मैं वैसे तो आजमगढ़ में इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन आजमगढ़ क्योंकि मेरी मातृभूमि है तो ये हर वक्त सुनने को मिलता है। और लोग अक्सर हमारे आजमगढ़ को गलत भावना से देखते हैं, उनके शब्द भी अच्छे नहीं होते, और हम ये मान लेते हैं कि हम लोग गलत जगह से आए। ये हम मानते हैं, लेकिन गलत जगह नहीं। जगह कहीं खराब नहीं होती, हम खराब होते हैं। कौन होते हैं हम? मतलब मैं, क्योंकि शब्द विचारों के साथ नहीं आते, सब अलोन रहते हैं, एकदम अकेले होते हैं। विचार और भावनाएं हम उनमें जोड़ते हैं, और वो भी अपनी मनोस्थिति के हिसाब से। जैसा हमारा दिमाग है, मानसिक स्थिति है, उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम लोग अपने दिमाग को इतना विकसित कर लें, अपने शब्दों में इतने शब्द जोड़ लें, तो क्या हम एक बड़े शहर के बच्चे या बाहर के बच्चों से कॉम्पीट कर सकते हैं? हम क्या अंदर से ये भावना ला सकते हैं कि हम छोटे गांव या शहर से लाए? नहीं। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट रहेगा, जैसे इस बच्चे ने भी शो किया। क्योंकि आपको कौन रोकता है? मैं खुद। तो इस कार्यशाला में मैं अपने आप को पहचानने की क्रिया आपको दूंगा, और कुछ मानसिक चीज़ें दूंगा जो आप रोज़ अभ्यास करें। ये थंब रूल हो सकता है। थंब रूल मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, और वो अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकता है। क्योंकि अगर आप स्कूल के अंदर आए हो इस सर्दी में, तो इसका मतलब आप कुछ सीखने आए हो, आप अपनी यथार्थ स्थिति से ऊपर उठ के आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले इस कार्यशाला में अपने प्रबंधक, प्रोफेसर और टीचर्स और खुद के लिए एक जोरदार ताली बजा के इस कार्यशाला किशोर अवस्था के ऊपर काम करने का मकसद मैंने बता दिया। क्योंकि अगर आप लोग ये तय कर पाते हो अच्छा और बुरा क्या है, अच्छी चीज़ें कैसे सीखी जाए, अच्छा कैसे बना जाए, और अपने कान, नाक, आँख सब जगह पे जितनी इंद्रियाँ हैं, कितनी 5 इंद्रियाँ हैं,
उन पांचों इंद्रियों को इतना फिल्टर कर दो कि हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, केवल वही करें और दुनिया में कुछ ना दिखे। ऐसी मानसिक चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं औजार। क्या बोलते हैं? मानसिक टूल्स। क्योंकि अगर मुझे कोई नट खोलना है तो उसको खोलने के लिए मुझे स्पैनर ही चाहिए होगा ना, पैन ही चाहिए होगा। अगर हम उसमें कोई और चीज़ से खोलेंगे खुल तो जाएगा, लेकिन वो डैमेज कर देगा, राइट? और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे मानसिक विकार आते हैं किशोर अवस्था में, हमारे साथ बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये उम्र बहुत कच्चे घड़े की तरह है। इस वक्त जो शेप आप दोगे वही आपकी पर्सनालिटी और वही लाइफस्टाइल बनेगा। तो ये तय कर पाना कि क्या चीज़ें मुझे देखनी है, क्या चीज़ें सुननी है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि राहुल सर आए और आपको पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है संस्कार। क्या है? संस्कार कैसे करना है, चीज़ों को कैसे लेना है, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें और हेल्थ के बारे में बताएं। और उसके बाद मैं आपके पास में मानसिक टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा और आपके प्रश्नों को लूँगा, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे बन सकें और आने समय में एक जिम्मेदार नागरिक और एक परिवार का सदस्य बन सकें, राइट? तो राहुल सर का स्वागत करें। गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम राहुल चौहान, मैं आपके सठियाओं का ही रहने वाला हूँ। सारे बच्चे पहचान भी रहे होंगे, पहचान रहे हैं। मैं आपके स्कूल से संविधान पढ़ाई किया हूँ, बचपन की पढ़ाई। मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ स्वास्थ्य और संस्कार को लेकर। ये जो अवस्था होती है, जैसे इंजीनियर साहब ने बताया, 9 से लेकर के 18 साल, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के अलग अलग रूपों में ये अवस्थाएँ मानी जाती हैं। हमारे देश में 9 से लेकर के 18 साल, 19 साल मानी जाती है। मैं आप लोगों के बीच स्वास्थ्य पे चर्चा करूँगा। सबसे पहले स्वास्थ्य। अगर आज के युग में देखा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, कौन स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तो अगर 10 में से अगर काउंटिंग की जाए तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे पहले की जो बीमारियां थी, पहले हमें बीमारियां आती थी, चेचक था, हैजा था, डायरिया था, है ना, मलेरिया था, कुछ इस तरह की बीमारियां जो उत्पन्न होती थी, इसका हमारा मेडिकल साइंस जो है वो तो कंट्रोल पा लिया, वो ठीक हो जाती है किसी टीकाकरण के जरिए या किसी भी माध्यम से। वो बीमारियां ख़त्म हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अभी किसी को देखिए हैजा बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या देखा जाता है, ये जो बीमारियां होती थी पहले, वह सूक्ष्म जीवों से आती थी। किससे आते थे? सूक्ष्म जीवों से। लेकिन अब कैसी बीमारी, अब की जो बीमारियां हैं वह जैसे शुगर हो गया किसी को, है ना, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की समस्या है, मोटापा है, नींद की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? हमारी अनियमित जीवन शैली। यही हो सकता है ना कि हमारी जो जीवन शैली है वह अनियमित हो गई है। जैसे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए सभी लोगों को पता होगा कि कुछ तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट हैं, वसा हैं, कुछ अनेक इस तरीके से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये जो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला पाते हैं, इनका किसी न किसी तरीके से अनियमित हो जाना या कम या ज़्यादा हो जाना, जैसे पानी भी है, तो हमें बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वह 70% भाग किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर का 70% भाग जो किससे बना है? पानी से। तो अगर हम पानी को सही तरीके से यूज करें तो क्या हमारे अंदर बीमारियां आएंगी? क्या 70% बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं ना। तो हम पानी पीने के तरीकों को नहीं समझ पाते हैं। इस समय हम अच्छे तरीके से क्या है कि जो अवस्था है, अगर हम किसी दिन खाना नहीं खाते हैं या टाइम से नहीं खाते हैं, टाइम से पानी नहीं पीते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यही अवस्था होती है जो हमारे शरीर में नए नए अंगों का निर्माण होता है ना। मतलब ताकत जो हमें पढ़ने के लिए ताकत देते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो इसी अवस्था में उन हार्मोनों का निर्माण होता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है।
और पढ़ाई हमें इसी समय क्या है कि हमें पढ़ाई पर जोर देना होता है, वो इसी समय देना होता है। तो हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें स्कूल आने में देरी हो रही होती है, या हम क्या करते हैं इधर से जाने के बाद में हमें दोस्तों के साथ घूमना रहता है। ऐसा होता है कि हम टाइम बना लिए हैं कि हम स्कूल से घर जाते हैं और हम घर पहुंचते हैं उसके बाद चले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करते हैं, हम खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है कि खाने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें इस समय पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सुबह में हमें देरी हो रहा होता है कॉलेज आने के लिए, स्कूल आने के लिए, तो हम खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आज देख रहे हैं कि आज बहुत सारी जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, हमें खेतों में रसायनों का छिड़काव हो रहा है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियों पर कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, वायु जो है दूषित हो गई है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ, अनेक प्रकार से जो जैसे जल भी दूषित हो गया है, जल का स्तर नीचे चला गया है। इसी वजह से तमाम बीमारियां। हमें क्या होता है, हमें खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है। हमें अगर पानी पीना है तो पानी पीने के कुछ तरीके भी अपनाने हैं। जैसे पानी पीना है तो आप सुबह उठ करके यहाँ पे सुबह उठ करके पानी कितने लोग पीते हैं? बिल्कुल 2-4 लोग पीते हैं। और चाय कितने लोग पीते हैं? सब लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं। तो हमें क्या करना है कि सुबह उठने के बाद में पानी जो है गर्म करके पीना है, खाली पेट पानी पीना है, ठीक है। और उसके बाद खाना खाने के उसके बाद हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना है। कुछ समय तक 40 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। और खाना खाने के लगभग 40 मिनट पहले पानी पीना है। और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद हमें पानी पीना है। और शाम को सोने के टाइम में खाने मतलब जब हमारा पेट थोड़ा खाली होता है तो उसके पहले भी पानी गर्म करके पीना है। हमारे अंदर एक एनर्जी देता है। अगर पानी पीने की अगर हम सही ढंग से सही तरीक़ों को समझ लें तो हमें 70% बीमारियां जो है पानी की वजह से आती हैं। और स्वास्थ्य और जो है हम क्या करते हैं, खाने पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जैसे घर में अगर खाना है तो हम क्या करते हैं, अगर भोजन है तो देखते हैं कि अगर सलाद रखा हुआ है या गाजर मूली रखा हुआ है तो हम उसको नहीं खाना पसंद करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर इस समय क्या होता है कि हमारा जो मन करता है खाने का, हम मार्केटों से बिकने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे चाउमीन हुआ, फास्ट फूड जो कि तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं, उन्हीं को ज़्यादा खाने की इच्छा करती है, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो उसमें जो है वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 70 से 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में वसा लेते हैं, जो हमें डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है जिससे। तो इस तरीके से बीमारियां अगर इस समय जन्म ले रही हैं, जैसे शुगर किसी को हो जाता है, अक्सर इस समय देखा जाए भारत में, तो भारत एक मधुमेह की राजधानी कहा जाता है ना। तो लोग क्या करते हैं कि हम अपने जो खाने पीने के जो तरीके हैं उसको बदल रहे हैं। हम ज़्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आपने खाना खाया और 2 कप थोड़ा सा चीनी अगर खा लिया तो हमारी जो पाचन क्रिया है ना, उसको पूरा का पूरा क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और शुगर की और बहुत तमाम सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सारी और देख रहे हैं कि मार्केटों में मिल रही हैं सब्जियां, जैसे मौसमी सब्जियां। क्या है कि इस समय जिन सब्जियों को मिलना चाहिए, हमारे खेतों में अनेकों प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, सभी लोग जानते हैं ना। लेकिन अगर जो सब्जियां और जो ऐसे सब्जियां जिनका मौसम नहीं चल रहा है, वो भी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं, ऐसा होता है। उन्हें क्या किया जाता है, एकत्रित कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है, कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। और जो फल हैं, हमें मौसमी फलों को खाना चाहिए और मौसमी सब्जियों को खाना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्हें कोल्ड स्टोर में, जैसे आप देखा जाए कि सेब है हर समय में मिलता है, लेकिन सेब का मौसम जो होता है वो हर समय नहीं होता है कि हर समय सेब का फल होता है। तो उसे जब कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है तो उस पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से ग्रसित करते हैं। तो हमें जब उसका समय आता है, यानी मौसमी फलों का ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर आप सेब को देखा जाए, जैसे आप गेहूँ
हम लोग अनाज जो खाते हैं रासायनिक खादों का प्रयोग करके, तो ये तो मजबूरी है कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर नहीं करेंगे या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे घरों में अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इससे बचा भी जा सकता है। जैसे आप घर में रोटी बनती है, सबके यहाँ गेहूँ का इस्तेमाल होता है, तो गेहूँ आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा घर पे। अगर आप गेहूँ सबके यहाँ धुलाई करके मशीन के यहाँ जाता होगा आटा पिसाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी उर्वरक मिले होते हैं, है ना। तो उसे बचने के लिए आप क्या करें, धुलाई करने के टाइम उसे शाम को भिगो दीजिए अच्छा से। शाम को हम उसे पानी में डाल देते हैं और सुबह में उसे छान करके और धुलाई करके अलग करते हैं, तो उसमें लगभग 50% जो उर्वरक होता है वो पानी में मिल जाता है, यानी वो लगभग शुद्ध हो जाता है, तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब देखिएगा, अगर थोड़ा गेहूँ लीजिएगा, थोड़ा गेहूँ अगर प्रैक्टिकल करना होगा जैसे, तो उसको पानी में भिगो करके और फिर अलग करके उस पानी को उबाल दीजिएगा, ठीक है। उबालने के बाद पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, उर्वरक थोड़ा उसमें बचा रह जाएगा, ऐसा ज़रूर होता है। तो हम गेहूं का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। और जो फल हैं उनको अच्छे तरीके से धो करके उसका सेवन करेंगे। और भी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना होगा, समझ रहे हैं। और एक टाइम बना लेनी होगी, हमें हर एक कार्य को करने के लिए हमें एक टाइम फिक्स कर लेनी होगी। इसके बाद मैं स्वास्थ्य के बाद मैं अपना दूसरा टॉपिक संस्कार स्टार्ट करता हूँ। संस्कार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन तो पानी पीने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल, पानी पीने का सही तरीका क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया, पानी हमें कैसे पीना चाहिए। पानी हमें बैठ करके, पानी हमें खड़े होकर कभी नहीं पीना चाहिए, ये पहला तरीका, ठीक है। और दूसरा है कि पानी गर्म करके पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी क्या देख रहे हैं कि पानी का अवसर भी नीचे चला गया है, और प्रेजेंट टाइम में अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे नल है, उसी के बगल में लैट्रिन का गड्ढा है ना। उसमें बहुत सारे जो हानिकारक कीड़े हैं वो पानी में मिल जा रहे हैं। तो हमें गर्म करने से, और जो पानी अंदर हमारे शरीर में जाता है तो उसको जिस तापमान की ज़रूरत होती है, अगर मतलब क्या है कि हमारे शरीर का तापमान गर्म होता है और पानी ठंडा होता है, तो उसको कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। वो पानी को पहले गर्म होता है, उसके बाद में वो कार्य करना स्टार्ट होता है। तो अगर हम पानी अगर गर्म करके पीते हैं तो उसमें जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर भी जाते हैं, और हमारे शरीर को तुरंत पानी कार्य करने के लिए भी देता है। और पानी पीने का जो समय है, उस समय को निर्धारण करना चाहिए कि हमें किस समय पर पानी पीना है। शुरू में हम क्या करते हैं, सुबह चाय पीते हैं। क्या होता है, अगर देख रहे हैं कि इस समय बहुत लोग हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, है ना। बहुत लोग काले भी हैं, उनके चेहरे पर बहुत लाइटिंग भी होती है, और बहुत लोग गोरे हैं लेकिन लाइटिंग नहीं होती है। ऐसा है, क्या होता है, पानी पीने की वजह से हम पानी को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं या पानी कम पीते हैं, हमें इस अवस्था में पता नहीं चलता है। अगर हम पानी को अच्छे तरीके से पिए या टाइम से पिए, जैसे अच्छे तरीके का मतलब पानी हम सुबह में 1 से 1.5 लीटर पानी पीते हैं। सुबह में हम खाली पेट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं, कुछ लोग देखें प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए। तो प्लास्टिक में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और पानी खड़े होकर के एक साथ में क्या होता है, एक बॉटल ही हम दिखाने के लिए कभी कभी एक कोशिश करते हैं कि हम इतना तेज़ी से पानी पी रहे हैं और डायरेक्ट अटक जाते हैं, है ना। पानी बहुत आराम से पीना चाहिए, ताकि जो हमारे देखते हैं कि हम जब भोजन करते हैं तो कुछ जो मुख में लार होती है, उसकी जो मात्रा होती है बढ़ जाती है ना। कभी देखिएगा कि अगर भोजन हाथ में लेकर के 1 मिनट के लिए रोक करके ये मुँह लार से भर जाएगा, तो वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ एंजाइमें होती हैं। टाइलिन कौन से एंजाइम? टाइलिन, वेरी गुड। टाइलिन एंजाइम होती है, जो कौन सा क्या स्रावित करती है, टाइलिन ग्रंथि होती है, ठीक है, जो एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है ना। सही नहीं बताया हमने, एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है, वो उस पानी में मिल जाता है या खाने में मिल जाता है, तो हमारी जो पाचन क्रिया है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो हम जब डायरेक्ट पानी पियेंगे तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट अंदर चला जाता है, उसमें वो एंजाइमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका पाचन और तीव्र गति से बाहर निकल आता है, यानी हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हम पानी तो पिए लेकिन हमें कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ, ऊपर से डायरेक्ट पीने से वो नुकसान भी करता है हमारे शरीर में। और हमने पानी पीने के तरीके बताए हैं कि पानी एक बार में ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए बाकी टाइमों में, और खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर तुरंत बाद हम पानी पीते हैं
तो पानी क्या करता है कि हमारे भोजन को जो पाचन करने पचाने की जो तापमान होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो जो तापमान होता है उसको कम कर देता है, जिससे हमारा भोजन नहीं पच पाता है। और इस समय क्या होता है, इस अवस्था में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। इस अवस्था में आप लोगों के अंदर एक शरीर के अंदर जो सभी प्रकार के केमिकल्स जो उत्पन्न होते हैं, साथ में एक वीर्य जानते हैं सभी लोग, अस्पताल जानते हैं, या अस्पताल हाँ, जो जिसका निर्माण होता है। तो इस निर्माण में हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करता है कि एक उत्तेजना लाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक किसान है, वो बीज बोता है, खेत में होता है ना, तो कौन सी बीज बोना चाहता है, जो ताकतवर हो, जो अच्छी हो, यही बोना चाहता है ना। अगर वो किसान अगर बीजों को खेत रोड पर फेंके, अगर रोड पर फेंकता है, क्या अनाज उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। तो फिर एक अवस्था होती है, वो उत्तेजना लाती है, जिससे क्या करते हैं, हम नालियों में बहा देते हैं। तो क्या आने वाली जो आपकी जनरेशन है मजबूत होगी, जो हो जाएगी ना। और जैसा कि हमने उदाहरण दिया अभी एक किसान का, तो क्या करता है कि अगर अच्छी बीज बोना चाहता है, क्योंकि हमारे जो से अनाज उत्पन्न हो कैसा हो, अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आपके द्वारा आने वाली जो जनरेशन है बुद्धिमान हो, ताकतवर हो। देखिए ये जो घी जानते हैं सभी लोग ना, घी कब होता है? पहले दूध रहता है, उसके बाद में दही बनती है, मक्खन बनता है, उसके लास्ट में सबसे लास्ट में क्या बनता है? घी। उसी तरीके से पूरे शरीर का जो निचोड़ होता है, पूरी जो बॉडी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, खून बनता है ना, हड्डियाँ बनती हैं, मांसपेशियाँ बनती हैं, सबसे लास्ट में क्या बनता है आपका? घी बनता है। अगर उसे हम नालियों में बहा दें तो क्या होगा? कमजोरी आती है। आप लोग सोचते हो कि चलिए ये तो बनने वाली चीज़ें हमेशा बनती रहेंगी, लेकिन उसका एक समय होता है। जो आजकल के लोग देखा जाता है कि उनको आने वाले समय में 25 साल 30 साल के बाद में शादियाँ होती हैं, तो पता चलता है बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, पैदा नहीं होते हैं। ये सब जो बचपन की गलतियाँ होती हैं, लास्ट में यही होता है कि उनको बच्चे नहीं होते हैं, जिनके वो समझ नहीं पाते हैं इस अवस्था में। क्योंकि जब उसका निर्माण होता है तो उत्तेजना लाते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से। और जो लाइटिंग की मैं बात किया हूँ कि चेहरे पर कोई सुंदर है और देखने में उसके चेहरे पर लाइटिंग नहीं होती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरा कमज़ोर पड़ने लगता है। इन सब की वजह है कि हम इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अगर पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग बार बार वहीं पे जाता है, ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। इसके बाद मैं इस टॉपिक को समझ करके संस्कार पे आपसे बातें करूँगा। और किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है आप, स्वास्थ्य के बारे में। सर जो आप बीजे के बारे में बता रहे हैं सर, अगर रात में अगर मतलब कुछ अपने से होता है फिर उसके कोई उपाय है? जो जैसे क्या है, जो रात में से अचानक मान लीजिए, जानते हैं क्यों होता है ऐसा? जो हमारी मानसिकता बन जाती है, मानसिकता उसी पर बार बार हमें बताया, उसी पर बार बार ध्यान जाता है। और हमारी मानसिकता एक ऐसी बन जाती है जो हमारा ब्रेन उसी पर कार्य करता है। तो रात को जिसकी परेशानी होती है, अगर दिन में उसके विचार अच्छे हों और दिन में वो अच्छी बातें को सोचता है और उस पर ध्यान नहीं लगाता है, तो ऐसा जिसको मतलब रात में अगर बुरे सपने आएंगे तभी ये परिस्थिति आती है, ठीक है। तो बुरे सपने कब आते हैं? जब हम बुरा सोचते हैं तो बुरे सपने आते हैं। तो बुरे सपने नहीं आए इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा सोचेंगे तो अच्छे सपने देखेंगे। हम अच्छा सपना देखेंगे तो अच्छी परिस्थितियों में आपके बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर जिसको कोई परेशानी होती होगी तो बुरे सपने की वजह से ही होती होगी, ऐसा है। क्वेश्चन का उत्तर मैं दे देता हूँ। जी बिल्कुल। वैसे मेरा टॉपिक नहीं है क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। जी तो सबसे पहले चीज़ों को हमें ये समझना है क्या चीज़ प्राकृतिक है और क्या चीज़ अप्राकृतिक है। जो इनका सवाल है वो प्राकृतिक है। वो क्या है? क्योंकि किशोर अवस्था में केवल हाइट नहीं बढ़ती है,
मानसिक तरक्की नहीं होती है, हम लोग सामाजिक और हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये उस चेंजेस का कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ते अख्तियार करें, राइट। अगर ये चीज़ हो जाती है आपके साथ में तो आप अपने अंदर गिल्टी फील मत करो। क्या नहीं करो, मतलब अंदर उदासी मत लाओ और उसकी वजह से अपना दिन खराब ना करो। हमारे यहाँ एक भ्रांति है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सुबह के टाइम में अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं या दुखी, और हम शर्म के नाते निकल नहीं पाते इस चीज़ से, राइट। आपको ये समझना होगा, ये प्राकृतिक है। क्या है? इसमें आपका कोई वश नहीं है। आपको सपने के रूप में या किसी न किसी के रूप में ये निकल आता है, और ये एडोलसेंट में कॉमन है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी अपने आप को टेस्ट कर रहा है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कांटा पूरा जाएगा, लाइट ऑन होंगे, ऑफ होंगे, वो टेस्ट होता है। ऐसे ही हमारा बॉडी प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक क्रिया है। ये जैसे आप में होता है ऐसे सब में होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी धारणाएं हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बड़ा सीमित है और हम लोगों की सोच इसके ऊपर बहुत कम है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर खुल के नहीं बोल सकता। लेकिन इतना बोलता हूँ, आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके साथ में होता है, जैसे रोना एक क्रिया है, राइट। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, ये धारणा है। अगर आपका दिल करे रोने का तो आप रो और आंसू को बाहर निकलने दो, क्योंकि जैसे ही वो निकलेगा आपका दिल हल्का हो गया। ऐसे ही वो प्राकृतिक है, उसे निकलने दो, उसका नॉर्मल काम है। आप सुबह उठो और जैसे आपका नॉर्मल पसीना निकलता है, टॉयलेट होता है, पोटी होता है, उसको ऐसी नॉर्मल समझ के छोड़ दो, और अंदर से कोई बुरा मत सोचो। आपने कोई बुरा काम, आपने अंदर ये मानसिक ग्रंथि बनने ही मत दो कि मैंने कुछ गलत काम किया या मेरी वजह से गलत हुआ, राइट। तो ये टॉपिक यहीं क्लोज करें। कोई प्रश्न? आप ये कर सकते हो कि आप प्राकृतिक और अप्राकृतिक के बारे में पढ़ सको कि बायोलॉजिकल क्या चीज़ है और नॉन बायोलॉजिकल। तो जो नॉन बायोलॉजिकल है वो आपकी हैबिट्स है। वो क्या है? बायोलॉजिकल जो आपकी शारीरिक रूप से सहज क्रिया है। ठीक है, तो सर प्लीज, थैंक यू बच्चों। अगर ऐसा मान लीजिए कि होता है, बार बार होता है, प्रत्येक दिन होता है, तो इसके लिए हमारे पूरे ख्याल आते हैं, इसके लिए होता है। अगर कभी कभी होता है तो प्राकृतिक है, जैसा कि सर ने अभी बताया। ठीक है, तो बार बार होने के कारण ये हो सकते हैं कि हमारे जो ख्याल हैं वो अच्छे नहीं है, हमारे जो विचार हैं वो अच्छे नहीं है। तो बार बार होना अच्छी बात नहीं है। अगर कभी कभी होता है तो ये तो जैसा कि सर ने बताया प्राकृतिक है। ठीक है, इसे टॉपिक समाप्त करके संस्कार पे बोलना चाहूँगा। संस्कार, संस्कार क्या होता है? ठीक है, संस्कार का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? संस्कार, संस्कार का नाम सुने हैं सभी लोग? क्या होता है संस्कार? मेरा नाम सर मैं सर ये कहना चाहूँगा, संस्कार वही होते हैं जो सर हम अपने आप को चेंज करने, जैसे कि अभी हम सब घर से आते हुए अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं या फिर अपने से बड़ी किसी को इज्जत देते हैं। वेरी गुड। संस्कार का अर्थ परिष्कार अथवा शुद्धता या पवित्रता, यही होता है। शुद्धता या पवित्रता, हमें एक पवित्र इंसान बनना है, शुद्ध इंसान बनना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा वकील बनना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संस्कार की जो भावना है, संस्कार हमें किसके द्वारा और कहाँ कब प्राप्त होंगे, मैं अभी आपके बीच उपस्थित हूँ और बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ बैठे सभी लोग यही चाहते होंगे कि मैं बड़ा होकर के क्या बनूँगा? अच्छा, कौन कौन चाहता है ऐसा कि मैं बड़ा होकर के अच्छा इंसान बनूँगा? तो अच्छा इंसान, ठीक है, थैंक यू। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या हमें धन की ज़रूरत होती है? नहीं, क्या हमें बल की ज़रूरत होती है? अच्छे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है? अच्छे अच्छे जूतों की ज़रूरत होती है? ऐसा नहीं है। ज़मीन जायदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर आप बता सकते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अच्छे विचारधारा। और सर हमारी सोच ही हमें अच्छा बनाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो इसी से हम अच्छे बनेंगे। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जन्म लेता है तो घर में वो
असंस्कृत्य होता है, लेकिन वो जब समाज में या स्कूलों में या माता पिता के साथ रहने लगता है तो वह सुसंस्कृत्य हो जाता है और उनमें संस्कार के गुण समावेश होने लगते हैं। जैसा कि घर में आप लोग घर में रहते हैं सभी लोग, पहले बचपन में 1 से लेकर के 5 साल तक घरों में संस्कार दिए जाते हैं अपने बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, घर में लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और बातें करते हैं अच्छे से, और सभी चीज़ों का जो घर का माहौल होता है उन्हें देखते हैं कि हमारे घर में हमारे घर का जो परिवार है वो कैसा है, जो जैसा जिस परिवार में रहता है उसी परिवार का उसी प्रकार का माहौल उसमें मिलता है, उसी प्रकार के गुण उसमें आते हैं, ऐसा होता है। तो आप लोगों ने घर में देखा होगा कि हम इधर से स्कूल से घर जाते हैं और हमारे कपड़ा और हमारे बैग और हमारे घर में रखी हुई वस्तुएं किस स्थान पर होनी चाहिए। सबकी एक जगह होती होगी कि किस स्थान पे हमारा बैग होना चाहिए, क्या उस स्थान पे रखते हैं। अगर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो हमें इन सब चीज़ों पर पहले घर में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि हम किस वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं। हमने पानी पिया या खाना खाया, गिलास कहाँ रख दिए, अपनी थाली कहाँ रख दिए, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। अपने आसपास घरों की या अपने आसपास जो अपना रूम है, आपका रूम है, आप जिस घरों में रहते हैं इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कौन सी वस्तु कहाँ पे रखनी चाहिए या होनी चाहिए। अपने घरों के जो आसपास की जो साफ़ सफाई है उस पर भी हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसमें कितने लोग हैं जो अब भी अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे 10 मिनट बैठ करके कुछ बातें अपने मन की हर एक बातें, अगर कोई आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो उनकी बातों को कहते हैं। सभी लोग चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल आता है तो आप उसे अपने घरों में अपने माता पिता के साथ बैठ करके उनसे पूछ सकते हैं। जैसे आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप सबसे पहले किससे कहोगे? अपने माता पिता से कहेंगे कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। वो क्या ऐसा कोई कहता है इस समय में? अगर वो लोग आपको बताएंगे, अगर बताते भी हैं तो हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना होता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और उनसे अपनी मन की बातें कहना है। और उसके बाद हम स्कूल में आते हैं, अपने जो गुरु होते हैं उनसे हम इस तरह की बातों को भी पूछ सकते हैं। अब के इस समय क्या होता है, कोई आपसे अगर अच्छी बातें बताना चाहता है, बताने की कोशिश करता है, तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स इस समय बनते हैं वो उन बातों को, अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो अच्छी बातें कोई बता रहा है तो हमें बुरी लगती हैं, बढ़िया नहीं लगती। ठीक है, तो ये किसकी कमी है? आपकी कमी नहीं है। जो आपके अंदर जो हार्मोन्स बन रहा है ना, उसकी वजह से होता है। तो हमें उस पर क्या करना है, कंट्रोल पाना है, उनको अपने वश में रखना है, ताकि हम उन सब चीज़ों को, अगर कोई आपसे कोई बातें बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उसकी बातों का जवाब दीजिए। इस समय अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं वो रास्ता आपको सही लगता है कि हम जिस पर चल रहे हैं वो रास्ता बहुत अच्छा है। अगर अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और बुरे रास्ते पर चल रहे हैं तो भी अगर उस रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोनों रास्ते आप लोगों को दोनों जगहों पर लेकर जाता है। तो आपको दोनों रास्ते, जैसे अगर बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो भी बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, और जो गलत कर्म करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं वो भी वो भी बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, जो लोग अच्छा कर्म करते हुए आगे लगातार बढ़ते हैं, अगर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ से वापस आने का रास्ता उन्हें ज्ञात होता है। और जो लोग गलत करते हुए लगातार ऊंचाइयों तक जाते हैं तो उसी ऊंचाई पर रह जाते हैं और वापस आने का रास्ता प्राप्त नहीं होता है। तो हम कहाँ रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो आप लोग वहीं रहना चाहते हो, वापस आना चाहते हैं ना, तो कैसा कर्म करेंगे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ईमानदारी से और सदा हमेशा सही बोलेंगे, और झूठ बोलने वालों का, अच्छे दोस्तों का साथ पकड़ेंगे और अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे। समाज में, अपने गांव में, अपने परिवार में लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे। आप ऐसा कोशिश करिए कि जैसा मैं हूँ वैसा मेरा छोटा वाला भाई भी,
ऐसा सोचते हैं जैसा मैं हूँ वैसा कौन हो, मेरा छोटा वाला भाई भी हो, जैसा मैं हूँ वैसा मेरे घर का परिवार हो, और जैसा मैं हूँ वैसा मेरी बहन भी हो। ऐसा सोचते हैं आप लोग, सभी लोग सोचते हैं पक्का? बहुत अच्छी बात है, एक बार अपने लिए तालियां। आप ऐसा कर्म करिए, ऐसा व्यवहार करिए कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरा गांव हो, मेरा समाज हो, मेरा परिवार हो, मेरा देश भी मेरे जैसा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। एक मिनट की रिप्लाई दे दूँ। सॉरी बच्चों, ये फ़ोन डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्ट्रैक्ट करता है, ध्यान आकर्षित करता है और हमें भटका देता है। इसीलिए स्कूलों और घरों में फ़ोन मना करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बुरी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे बदमाशी करना, बुरा खाना खाना और बुरी संगति में बड़ा मज़ा आता है। वो एकदम सम्मोहन की तरह है ना। स्वास्थ्य के ऊपर सर ने बता दिया आपको, संस्कार के ऊपर बता दिया। अब एक कहानी से शुरू करता हूँ, सुनोगे? पक्का? मान लीजिए आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं 10,000 फीट के ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन कम है, और अचानक प्लेन क्रैश होने लगता है और ऑक्सीजन मास्क फटाक से नीचे गिर जाता है। तो उसमें किसी और की सहायता करने से पहले सबसे पहले किसकी सहायता करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले किसके मुंह पे लगेगा? अपने। क्योंकि आप अगर जिंदा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी आप दूसरे इंसान को। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मैं। क्या? मैं अपने हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ पे कितने लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं। कोई बदमाशी हो गई तो कहेंगे टिंकू के साथ गया नहीं, पिंकू के साथ गया नहीं, हुआ हमके लेके गया। अगर आप बचपन में रहते तो कोई कंधे पे उठा ले जाए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपका बस। लेकिन क्योंकि आप किशोर अवस्था में, आपकी हाइट बढ़ गई है, आप पापा जितने लंबे हो गए, शायद पापा से भी लंबे हो गए, मम्मी से लंबे हो गए, पापा मम्मी के जूते भी आपके पैरों में आ जाते हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारियाँ आई? और इस बात को लेके कई बार हम माँ बाप से लड़ पड़ते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन गलत है और कौन, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही सही लगता है। अगर वो बोलते हैं बेटा गाड़ी लेके मत जाओ, तो आपको लगता है कि शायद ये गाड़ी नहीं देना चाहते, बहुत कंजूस है, या फिर हो सकता है कि इनके दिमाग में कुछ है ना, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है। हम लोग शरीर से लंबे हो जाते हैं, लेकिन 18 साल तक कानून भी हमको बोलता है कि हम जब तक जिम्मेदार ना हो जाए, चीज़ों को समझ ना सके, तब तक वो हमको लाइसेंस, इसलिए वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलता। लेकिन अपराध आप 16 साल के लिए उम्र करते हैं, ठीक है? अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए 16 साल है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी 18 साल। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है? मैं। वेरी गुड। हम जो भी उच्चारण करेंगे वो मैं अपने लिए करूँगा। कौन सा क्लास शुरू हुआ? 6 घंटे बजी है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हेल्थ और संस्कार ख़त्म हो गए, और क्योंकि मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे से बनता है परिवार, मैं परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मैं निकाल दूँ तो क्या परिवार होगा? जब मैं अपनी आंखों से देख सकूँगा, अपनी कानों से सुन सकूँगा और स्वस्थ रहूँगा, तो ही परिवार चलेगा ना। तो मैं से जब दो मैं मिलते हैं तो परिवार बनता है, और जब एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है तो समाज बनता है, गांव बनता है, जिला बनता है, देश बनता है और दुनिया बनती है। तो सबसे पहले क्या बनना है? मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी दोस्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और यथास्थिति के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। यदि मैं इस वक्त बुरी स्थिति में हूँ तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ।
अगर मैं स्वस्थ रहूँगा तो ही मैं स्वस्थ सोचूंगा। अगर मेरे शरीर में कहीं पे भी कोई पेन है, कोई भी तकलीफ है, तो क्या मैं सोच सकता हूँ? मेरा सारा कंसंट्रेशन वहाँ रहेगा। अगर जूते में एक छोटा सा कण घुस जाए तो सारा दिमाग वही कंसंट्रेट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं, शरीर का कोई भी हिस्सा स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए स्वस्थ के ऊपर बताएगी और संस्कार के ऊपर। संस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं अपने मानसिक संतुलन को स्टेबल रखता हूँ। अगर आपका दिमाग अच्छी सोच रखता है तभी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव एनर्जी। जानते हो क्या होता है? हाँ, कोई जानता है पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है? नहीं। पॉजिटिव एनर्जी होती है मेरे शरीर से निकलने वाली एनर्जी जो मुझे दिखती नहीं है, महसूस होती है। कैसे इसको समझोगे? आप अगर किसी दोस्त के साथ मिलते हो और वो नेगेटिव है, बहुत हर चीज़ नेगेटिव करता है, आप जैसे उसके साथ मिलोगे तो क्या होगा? आपका सारा सोच बदल जाता है क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ रहा है। ये दिखता नहीं है, ये ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव एनर्जी होता है आप किसी दोस्त के साथ मिले और उसमें इतनी शक्ति है, इतनी नॉलेज है कि आपको पढ़ने का मन लगता है, इतना ध्यान लगता है कि उसकी कॉपी देखने का मन करता है, उससे समझने की लगता है कि मैं इसे सीखूं। ये पॉजिटिव एनर्जी, राइट? ये दिखता नहीं है, ये हमारे सामने एक आवरण है, अदृश्य आवरण। जब हम चलते हैं तो ये हमारे आगे आगे चलता है। हम इस आवरण के अंदर उन्हीं को घुसने देते हैं जो हमें पसंद होते हैं। अदरवाइज हम अपने आप को सावधान पोजीशन में लेकर आते हैं। ये हमने अभी से नहीं, सदियों से हमारे अंदर है। अगर अचानक झाड़ी से कोई निकला है तो आप डर जाओगे ना, क्योंकि आप अभी तक दिमागी तौर पे संतुलित नहीं हो और आपका आवरण सीमित नहीं है। लेकिन अगर कोई साथ जा रहा हो तो क्या उससे डरोगे? आपने उसको इंटेंशनली अंदर घुसने दिया। ये एनर्जी आप खुद जनरेट करते हो। तो आप अपना दायरा स्वयं डिसाइड करते हो, वो दायरा कैसा होना चाहिए। क्या? तो ये स्वस्थ दायरा कैसे आएगा, इनकी कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कुछ गुण। क्या चाहिए? वो गुण को कहते हैं कौशल्य। ये एक छोटी सी, एक माइक्रो लेवल की हैबिट है, इतनी छोटी सी जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन रोज हम प्रैक्टिस करते हैं उसको। सबसे पहला, हम अपने बॉडी गेस्चर को सीधा करना सीखें, कमर सीधी करके बैठना सीखें, क्योंकि ये पहली क्रिया है जब आप किसी बातों को अटेंटिवली सुन रहे हो, ध्यान पूर्वक सुन रहे हो और आपकी सारी इंद्रियां बैलेंस और सतम है। अगर आप किसी के सामने खड़े होते हो सही ढंग से तो क्या होगा? वो सामने वाला उसको पॉजिटिव समझेगा। पता चला आप ऐसे चले हो, नजरें झुका के चल रहे हो, तो आपकी कमियां उसको दिख जाएगी, राइट? अगर आप बैलेंस खड़े होगे तो ये आपकी स्थिरता बताता है। क्या बताता है? आप स्थिर हो, आप अपनी बात में कमिटेड हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारी आवाज किस अवस्था में बदलती है। अगर हमारी आवाज इतनी संतुलित हो कि मेरे कानों तक बराबर सुनाई दे, ना तेज ना धीमी, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करेंगी? हमारा व्यवहार बदल देंगी। आधा काम हमारा यही बिगड़ जाता है। जैसी टोन बदला, धड़ाम। घर में अक्सर पिटाई पड़ती होगी। और ये केवल परिवार में नहीं, अंदर आएगा आता है। तो आपकी आवाज इतनी कोमल, इतनी अच्छी और इतनी मधुर होनी चाहिए और उसमें इतनी संयम होनी चाहिए कि सामने वाले के कानों तक जाए, और जाए तो वो कम से कम जवाब दे। और उसको पूछने का तरीका हम ओवर ए पीरियड सीखेंगे, इस सेशन में नहीं। लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करो खड़े होने का और बोलने का, तो आप अभ्यास कर सकते हो। सेम वैसे ही जब पहली बार आपने साइकिल चलाई हो, एक दिन में साइकिल सीखी क्या? आपने निरंतर मेहनत की और आज की डेट में साइकिल इतना बैलेंस चलाते हो, अपने भी बैठते हो और 4 लोगों को। और क्या रोज रोड पे फोकस करना पड़ता है? तो ये होता है अभ्यास। इतना अभ्यास करो कि वो सहज हो जाए। वो गति जो आप पहले दिन महसूस किए थे, अब क्या महसूस करते हो? इसी तरीके से आपको बॉडी और लैंग्वेज, इसे कहते हैं हम बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। इसका प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सुनने की क्रिया। अब आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप मैनेजर बनो, कल प्रिंसिपल बनोगे,
परसों IAS ऑफिसर बनोगे, या हो सकता है आप किसी बेहतरीन पोजीशन पर जाओ, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सुनना। आप कब प्रिंसिपल सर के पास जाते हो? क्या रोज जाते हो? जब कोई परेशानी होती है तभी जाते हो। तो अगर प्रिंसिपल सर के पास सुनने की क्रिया नहीं होगी तो क्या आपको पसंद आएगी बात? तो सबसे पहले धैर्यपूर्वक सुनना। क्या है? आप अगर कोई बात बोलता है तो आप उसको धैर्यपूर्वक सुनो और पूरा सुनो, और सुनने के बाद उसमें उसके अनुसार, उस विषय के अनुसार और स्थिति के अनुसार प्रश्न करो। ये दो कलाएं आपके पास और इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी लैंग्वेज, दूसरा सुनना, लिसनिंग स्किल। इसे क्या बोलते हैं? लिसनिंग। ये गुण अगर आप ही से आप पैदा करते हो तो आप बेहतरीन इंसान बन सकते हो और आप सबसे प्रिय आदमी बन सकते हो। कितना अच्छा लगता है कोई मेरी बात सुने, बिना रोके टोके, बिना तुलना किए, बिना डांटे फटकारे और बिना अपने दिमाग से जज किए। जज मतलब उसने पहले ही फैसला कर लिया कि आप कौन हो। नहीं, सुनते वक्त हमें पूरा ध्यान लगाना है और उस विषय पे ध्यान लगाना है जिस विषय पे बात कर रहा है, और उसके उत्तर उसी से निकालने की कोशिश करना है। वो किसके माध्यम से? सही प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न करना भी एक कला है, राइट? तो ये कितने हो गए आपके पास में? कितने टॉपिक हो गए? तीन चीजें, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग और क्वेश्चनिंग। 4 चीजें मैंने आपसे बोला है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये चीजें हम विकसित कैसे करें और ये चीजें आएंगी कैसे? क्योंकि हर चीज में 2 चीजें होती हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप कहीं पे भी जाओगे वहां पे 2 रास्ते रहते हैं, राइट? उन रास्तों को हमें चुनना होगा और इस उम्र में आप चुन सकते हो। चुन सकते हो कि नहीं? आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, वहां पे एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा। इससे पहले मैं एक कहावत पे आता हूं। हमारे इधर कहते हैं कि आप स्वार्थी ना बनो। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? और इसलिए हम लोग अपनी इज्जत ही नहीं करते। हम स्वार्थी नहीं है, हम दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है? दोस्ती बहुत ही अच्छी लगती है इससे। क्या वो अच्छा दोस्त है? दोस्त वो जो अपने दोस्त का बुरा ना चाहे। वो केवल एक दोस्त होता है। ग्रुप दोस्त होता है क्या? ग्रुप दोस्त नहीं होता है। उस गांव में रहने वाला मेरा दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसका नाम जानता हूं। नहीं, आपका दोस्त कोई 1 या 2 होंगे जो हर वक्त आपके सही सलाह देंगे। अगर आप गलत करोगे तो गलत के बारे में बताएंगे, और अगर आप सही करोगे तो उसको बेहतर तरीके से और सही कैसे किया जाए वो आपको बताएगा। तो यहां पे मैं स्वार्थी होने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अगर स्वस्थ रहूंगा, मेरी नॉलेज अच्छी रहेगी, मैं अच्छी मेहनत कर सकता हूं, मैं अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, और मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, और मैं अपने खुद के डिसीजन, जो मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, जो मैंने फैसला लिया, उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर ये चीज मैं स्वार्थी होकर सोचूंगा तो मैं एक बेहतरीन इंसान बन सकता हूं? नहीं बन सकते। क्यों? मैंने क्या बोला? वो ऑक्सीजन मास्क पहले किसको लगाना है? अगर आप चाहते हो कि आप इस समाज में हर किसी को एक बेहतर दोस्त मिले, एक अच्छा इंसान मिले, तो सबसे पहले अच्छा इंसान किसको बनना पड़ेगा? मैं। क्योंकि हर इंसान की तलाश क्या है कि हर किसी को बोलता है अरे आज तक हमारी उम्र हो गया, कोनो अच्छा इंसान है ना मिले, सब धोखा देवा वाले हुआ, सब बेईमान है। ये है, इस बात जगह है, ये कॉमन है। आज हमारे इधर पूरे भारत में यही हो रहा है ना कि सब भ्रष्टाचारी है, सब बेईमान है, सब धोखेबाज है। ऐसा बोलते हैं। वो सब कौन? मैं। क्योंकि मैं भी तो वही कर रहा हूं। तो सबसे पहले किसको बदलना है? मैं। हो सकता है कि इसकी तलाश खत्म हो जाए, इसकी तलाश खत्म हो जाए, एक बेहतर इंसान इसको मिल जाए, और मुझे एक बेहतर इंसान, तो सबकी तलाश खत्म हो गई। तो किसको बदलना सबसे पहले? मैं। इस उम्र में जैसे सर ने बताया कि हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं। कोई मुझे बताओ ये हार्मोन क्या होता है? ये क्या चिड़िया का नाम है? हाँ बोलो, कोई बच्चा? नहीं? हाँ बोलो। नहीं, हमारे शरीर में
बोलो हमारे बेटा। पास अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें पढ़ने से उसको दिक्कतें नहीं प्रकार की। क्या नाम है बेटा आपका? रामजीत यादव। इनके लिए पहले जोरदार ताली। कौन सी क्लास में बेटा? सही व्यवस्था। 11th क्लास। बहुत बढ़िया, शाबाश। इन्होंने पहले भी एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था। मैं ये टॉपिक जनरली डिस्कस नहीं करता क्योंकि हमारे इधर ये टॉपिक बहुत स्टीरियोटाइप समझते हो, लोगों की बड़ी छोटी सोच है। इसके लिए मैं इन टॉपिक्स को यहाँ पे नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब दूसरे को आरोप लगाते हैं तो क्या होता है, या तो खुद तोड़ देगा या मुझे तोड़ देगा, राइट? तो इस बच्चे ने ऐसा प्रश्न उठाया और अभी भी इसने सही उत्तर दिया। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनने वाला एक केमिकल है जो हमारे ब्लड के रास्ते जाता है और उसको उत्पन्न करती है ग्रंथियां, जिसे कहते हैं ग्लैंड्स। और ये केमिकल हमारे हंसने, रोने, जलन, घृणा, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे खुश होने तक के लिए और जो हम सपने देखते हैं उनके लिए भी। 24 घंटे हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, थॉट्स। हमारे दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक हजारों विचार आते हैं। जब वो विचार हमारे हाव भाव यानी फीलिंग के साथ मिक्स होता है तो उसे बोलते हैं इमोशन या भावुकता या भावना, और हम उसके गुलाम होकर सारे एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या ये हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो केमिकल्स ना बने। लेकिन कब बने, कैसे बने, इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो चीज़ आती है हमारे अचेतन मन के अंदर, हमने जो प्रोग्राम कर रखा है। चेतन मन और अचेतन मन। इस वक्त आप लोग मुझे महसूस कर रहे हो, आपने अपने हाथ पैर फोल्ड कर रखे हैं, आप इस वक्त इस मौसम में बैठे हो, मुझे देख रहे हो, इस वक्त आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, इसे कहते हैं चेतन। लेकिन जो लोग अपने पैर हिला रहे होंगे, आंखें पलक झपक रहे होंगे, जो पैर क्रॉस करके बैठे होंगे, जो इस वक्त अलग अलग एक्शन कर रहे होंगे, जो उनका दिमाग कहीं और होगा, वो अचेतन मन है। आप ये सहज क्रिया नहीं कर रहे हो, असहज क्रिया कर रहे हो। आपका दिमाग पहले से प्रोग्राम हो रखा है। वो कैसे हुआ? ये बचपन से आपने सीखा है। कैसे? देखकर, सुनकर, बोलकर, और उसका अभ्यास आपने कई बार किया है, 1000 बार किया है। कई बार अपने दिमाग में किया है, कभी अपने अंदर मन में किया है, और कभी मौखिक रूप से किया है। जैसे कि गाली। कई बच्चे बिना गाली के बात नहीं करते। क्या गाली आपको कोई घर में सिखाता है? आप कहीं ना कहीं सुनते हो, आपको पसंद आता है, और फिर आपको लगता है ये गाली देने में एक स्टाइल है। आपको लगता है कि मैं इसमें सुपीरियर हूं। क्यों? ये किशोर अवस्था है ना। और फिर हम उसका अभ्यास करते हैं। कैसे? उस डायलॉग को कहीं ना कहीं चेप देते हैं, जहां मौका मिलता है वहां फेंक देते हैं, और हमें लगता है वाह क्या काम किया भाई, और अपने आप को हीरो समझते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं ये छोटी सी चीज मेरे को कहां ले जाके खत्म करेगी। क्योंकि किशोर अवस्था में हम ये पहचान सकते हैं कि क्या चीज गलत है। कर सकते हो? और अगर वो गलत है तो हम सुधार सकते हैं किशोर अवस्था में। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के बस का होता है, बोलते हैं हमसे ना हुई, तो हमारा स्टाइल है, बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है, सर क्या हम अपने कान बंद कर दें, ढक्कन लगा लें, आंखें बंद कर दें, लोगों को देखना बंद कर दें? नहीं। लेकिन आपके पास एक शक्ति है, वो है फिल्ट्रेशन। क्या है? वो फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या है और वो मानसिक तौर पे कैसे काम करेगी? यह आता है अभ्यास से। हमने अपने अचेतन मन को क्या बोला। जैसा सर ने बताया, जमीन को यह नहीं पता कि उसमें कौन से बीज बो रहे। जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे। जमीन आपसे सवाल पूछता है क्या, क्यों बो रहे हो, किस लिए बो रहे हो? ऐसे ही आपका अचेतन मन है। आपका अचेतन मन आपकी इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रिया क्या? जो आप देख रहे हो, जो सूंघ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, और जो आप दोहरा रहे हो। और आपका अचेतन मन उसको ले लेता है। वो बिल्कुल आपसे सवाल नहीं पूछता कि अच्छा है कि बुरा है, और फिर वो उसका अभ्यास करता है।
जब वो समय अनुकूल आएगा तो उसका अभ्यास वो करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका झगड़ा हुआ, आपका मोबाइल टूट जाएगा। आपको गुस्सा आया, आपने अपना गुस्सा बॉस कर दिया, और उसके बाद आप पछताते हो कि बताओ 18,000 का मोबाइल टूट गया, बताओ मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया एक गुस्सा मार के। आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपका अचेतन मन उसको कर गया, क्योंकि आपने अंदर से सोच रखा था जब गुस्सा आएगा तो मैं ऐसा करूंगा। आपने ऐसा करते हुए देखा है, आपको पता ही ये गलत है, पता रहता है ना, और बाद में आप इसके लिए रिग्रेट फील करते हो, अपने अंदर पछताते हो कि मुझे नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा और इस वक्त वो सोच रहे होंगे इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो जहर मेरे अंदर बना है इसको मैं कैसे खत्म करूं। ये जहर है ना, ये बिल्कुल जहर की तरह जो मेरे को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, आप पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, 24 घंटे आपके दिमाग में बात चलती रहेगी कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन बार बार मेरे दिमाग में बात दिन भर चलता रहता है, मेरा सर फटने लगता है, एकदम सरदर्द होने लग गया, इतना ज्यादा नींद आ रही है, खाने का मन कर रहा है, होता है। कैसे कंट्रोल करो? ये तभी करोगे जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। किसी भी स्थिति या किसी भी परेशानी के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, वो कौन है? मैं। और उसकी पहली टेक्निक जो हमने अभी तक बजाई है, ताली। क्या है? ताली बजाने का तरीका ये है कि आपने अपने दिमाग में बनने वाली चीजें को, जो क्रिया आपके दिमाग में बन गया, वो टॉपिक चेंज कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी बड़े इंसान के साथ बात कर रहे होते हो तो जब देखता है कि आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, प्रोवोक समझते हो, उसको उत्तेजित कर रहे हो लड़ने के लिए, तो वो टॉपिक चेंज कर देता है, क्योंकि उसने उस चीज को समझ लिया है कि इस चीज पे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कहता है, टॉपिक चेंज कर देता है। लेकिन आप लोग बहुत यंग हो, आपके अंदर हार्मोन उत्तेजना बढ़ने लगती है, दिल की धड़कन घबराने लगती, दुक 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 दुक, ज्यादा खून आपके ब्लड में फ्लो करने लगता है, चेहरा लाल होने लगता है, पैरों में घरमाहट आने लगती है, समझ नहीं आता क्या करूं। तो उस वक्त अपने दिल को आपको समझाना है, ताली मार के, चेक करके। हजारों टेक्निक है, इसे कहते हैं चेकिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? आपने अपने दिमाग की अवस्था को तुरंत बदल दिया, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। वो कैसे बदल दिया? या तो आपने टॉपिक चेंज कर दिया, या आप तुरंत आते हो और ताली मारते हो और फिर 2 मिनट सांस लेके पीछे हट जाओ। पीछे हटने की क्रिया आपको डरपोक नहीं बोलती है। बहादुरी ये नहीं है कि मैं उससे लड़ूं, बहादुरी ये है कि मैंने अपने अंदर से दुश्मन को शांत किया। कोई सामने वाला दुश्मन नहीं है, आप खुद उसके दुश्मन हो। मतलब मैं खुद अपना दुश्मन हूं। मेरा खून खोलने लगता है तो मैं उसको क्या करूंगा, चेक, डीप ब्रीथ और सांस लेता हूं, पीछे हटता हूं और अपने आप को बोलता हूं कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बहादुर हूं। आपकी आधी समस्या यही खत्म। ना रोड पे आप झगड़ा करोगे, ना घर में आप झगड़ा करोगे, ना स्कूल में झगड़ा करोगे, और ना सड़क पे अगर कोई बुरा कह दिया तो आप उसको नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है? कौन? मैं। जोर से बोलो, मैं। वेरी गुड, ताली बजाओ। इसी तरीके से जब आप अपने साथ अच्छे कथन करोगे, क्या करोगे? क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर ने बताया, आज सुबह मेरी बेटी ने भी सवाल पूछा। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट सोचता है, क्या? और वो हमेशा इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, इनाम, तुरंत। वो इनाम स्वाद के रूप में हो, खुशी के रूप में हो, डर के रूप में हो, क्योंकि डर में मजा आता है। आता है? और पढ़ाई में ये मजा आएगा, क्योंकि दिमाग मेहनत वाला काम नहीं करता। वो मेहनत क्या है? पढ़ाई, किताब खोलनी पड़ेगी, उच्चारण करना पड़ेगा, सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। तो दिमाग बड़ा चालाक है, वो गुस्सा भी हमेशा कमजोर पे उतारेगा। जब गुस्सा आएगा तो छोटे को पीटेगा या सबसे कमजोर वाले को। पापा के सामने चलेगा, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तो पापा को ही पीटोगे, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी बूढ़े हो गए। सही बात है? ये आपने अपने परिवार में देखा आसपास? ये बहुत कॉमन है। इसीलिए मैं समाज को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो लोगों का दिमाग सैचुरेट हो गया है। उनके दिमाग में बनने वाले न्यूरॉन्स
प्लास्टिक हो गए हैं, उनकी सीखने की क्रिया स्लो हो गई है। अब वो अपने आदतों के इतने गुलाम हो गए हैं कि वो बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। आप लोग अभी से अगर अभ्यास करते हो तो आने वाले 5 से 7 साल बाद आप लोग एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन परिवार और एक बेहतरीन देश का विकास करोगे, क्योंकि आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हो और अच्छी आदतों को। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सोच जो हम लोग बोलते हैं कि हम बेईमानी से पैसा कमाएंगे, या जो अमीर होते हैं वो सब बेईमानी से कमाते हैं, 2 नंबरियां कमाते हैं, ये सोच गलत है। ये मानता हूं कि इसकी अधिकता बहुत ज्यादा है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो लोग इससे बेहतर हैं वो बाहर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि अब जमाना ग्लोबलाइज हो गया है, दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और यहाँ बैठ के भी हम पैसा कमा सकते हैं। आपको मालूम है कैसे? नहीं सर, हाँ, नहीं मालूम? मैं बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हो और किसी भी काम में बेहतरीन कैसे हो सकते हो। लेकिन सबसे पहले किसको करना है? क्या? मैं को। कौन? जोर से बोलो। वेरी गुड। हम मैं का एक्सरसाइज करेंगे और फिर मैं ये इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। हाँ सर, एक बात और है, मैं इस ऊपर ऊपर हो गया, ये कूद रहे हैं सब यहाँ से, मतलब आवाज़ आपको सुनाई देती है। स्क्रीन में जितने टाइट करूँगा उतना एक स्क्रीन का वो है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, 400-600 बच्चों का जो यहाँ चल रहा है, लेकिन न आने का कारण बस स्पीड में ये सब जो है वेट रहना ही नहीं चाहिए, एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। अभी आप सब समझा रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलेंगे आपकी बातों का आप भी जो करके आए हैं, एक लड़की भी है 36 क्लास में हो, क्या बताए वहाँ जाकर, हाँ बताए, वो सब हम जानते हैं। ये सब मतलब फॉलो करें तब तो मतलब एक इंसान का जो भगवान भी बन सकता है, लेकिन करें। हाँ, आप इतना जो है कि आप एनर्जी जो लॉस कर रहे हैं, समय लॉस कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई लोग, मैं कहूँ कोई शूट नहीं करेगा, कोई जो है कि आवाज़ बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। ये सर का प्रश्न है, ये कंसर्न है, राइट? क्यों? दिल तो बच्चा है जी, गाना सुने हो ना? दिल हमारा बच्चा है, हम उसके गुलाम हैं। क्योंकि अगर मेरे को आपकी उम्र में किसी ने ये बात बताई होती तो शायद मैं वही सोच रहा होता जो सर ने बताया। हमें तो सब कुछ पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी है या मैंने सीखी है मेरे 17 साल 18 साल या 20 साल के कैरियर में। क्योंकि अलग अलग कैरियर से लेके कॉलेज से निकला, जॉब किया, अलग अलग जगह जॉब किया और फिर अलग अलग सिचुएशन में रहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थिति अनुकूल है। हर वक्त हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। कितने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हो बताओ बेटा? वेरी गुड। और बाकी बच्चे लोग कबड्डी खेलते हो? कितने लोग कबड्डी खेलते हो? वेरी गुड। सबसे ज़्यादा सर संख्या वीडियो संख्या चल रही है, इसको बर्बादी अच्छे दिन से देखिए, इसमें तो बहुत शायद इन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया सर, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ इनसे। आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो, राइट, तो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप टीम में सबको एक ड्यूटी देते हो और रोज़ उसका अभ्यास करते हो, बॉल बैट। आप सोचते हो कि फील्डिंग लगा देते हो, राइट, और आप प्लान करते हो कि अगर बॉल बाउंस आएगी तो ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। तो क्या ये पहले से सोच के रखते हो या बॉल के अकॉर्डिंग करते हो? लेकिन बॉल के अकॉर्डिंग जब भी शॉट मारते हो जब आपका अभ्यास रहता है, तभी ना शॉट मार पाते हो। अगर सचिन तेंदुलकर हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से आता है, कोच उनको बता के भेजता है, लेकिन जब वो मैदान में आता है तो ऑन सिचुएशन जब बॉल आती है उनके अनुसार ही सचिन तेंदुलकर जी
शॉट मारते हैं, राइट? अगर ये सोचे कि नहीं मेरा प्रोग्राम था कि मैं ऊपर से मारूं और बॉल नीचे से जा रही है, तो क्या मार पाएंगे? अगर ये सड़क 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए है और सारी गाड़ी को प्रोग्राम कर दूं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो क्या होगा इस सड़क पे? दुर्घटना होगी। क्यों? कहीं गड्ढा है, कहीं गाय आ रही है, कहीं भैंस आ रही है, कहीं लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए ब्रेक और एक्सीलेटर दिया जाता है, राइट? तो सड़क भले 100 किलोमीटर की हो, लेकिन हमें चलाना परिस्थिति के अनुसार है। जहाँ ब्रेक मारना है वहाँ ब्रेक मारना है, और जहाँ पे तेज चलाना है वहाँ, राइट? ऐसी हमारी किशोर अवस्था है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीलेटर और ब्रेक रोज इस्तेमाल करना है। हमारे अंदर बहुत वेग है, बहुत ताकत है, मैंने बताया। इसमें हमें बुरी चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। मैं अभी जो बता के जा रहा हूं इसका इस्तेमाल कुछ नहीं है, इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, ये बेकार है, एकदम बेकार है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना है और कल अगर आप इस परिस्थिति में फंस जाते हो, तो आपके दिमाग में तुरंत चेक आएगा कि सर ने ऐसा कुछ बचाया था, इन्होंने बताया था कि मुझे कैसे बचना है। आप इसका इस्तेमाल करोगे। शर्त ये है कि आपने उसका रोज अभ्यास किया है। अभ्यास कैसे? अपने दिमाग को रोज आपने एक कथन किया है। आप रोज अपने आप को क्या बोलते हो? पहला शब्द क्या बोलते हो अपने आप को? आपने आखिरी बार अपना नाम खुद इज्जत से कब लिया? आपने रोज दूसरों के नाम से नाम सुना है, और जो दूसरे लोग नाम रख देते वही नाम, ए अंकितवा, ए पंकितवा, ए पंकजवा, क्या रे सुनत ना है? वो उनकी प्यार की भाषा हो सकती है, लेकिन क्या आपको अच्छी लगती है? तो आपको अच्छा कौन बोलेगा? मैं खुद। मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई में समस्या कितनी आ रही है, मुझे पता है कि मैं पढ़ाई करके मुझे क्या बनना है। यहाँ पे किसको क्या बनना है? अपना हाथ ऊपर करो। क्या बनना है बेटा आपको? हाँ, इंडियन आर्मी। आप? डॉक्टर। आप बेटा? हाँ, पुलिस। आप? आर्मी। वेरी गुड। अब आर्मी में भी बहुत सारा, आप पुलिस बनना चाहते हो, तो पुलिस में आप क्या बनना चाहते हो? इंस्पेक्टर, डीआईजी, आईपीएस? हाँ, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? वेरी गुड, बैठिए। तो आपका नाम क्या है बाबू? हाँ, पंकज। तो इंस्पेक्टर पंकज के लिए जोरदार ताली बजाओ। इंस्पेक्टर पंकज जी, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा इंस्पेक्टर जोड़कर? आप अपने नाम के सामने आपका मकसद दे दो। क्या? जब तक आपका मकसद क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं करोगे, आपका दिमाग भटकता रहेगा। ये बड़ी अजीब सी लगेगी, कई लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, हो सकता है कुछ दोस्त आपका मजा भी ले, क्योंकि हमारे यहाँ सहज नहीं है। हमारे यहाँ ये पंकजवा कार्य पढ़त ना है ऐसा बोलते हैं। नाम बिगाड़ने वाले बहुत हैं, बुराई करने वाले, लेकिन इज्जत किसे करनी है? अपनी तारीफ खुद करनी है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। क्यों? जैसा आपने बताया सर ने कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है, तो मैं आपको अच्छा होना सिखा रहा हूं। आपको जो बनना है, क्या नाम है बेटा आपका? डॉक्टर सुनील। अगर आप शीशे में देखते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं डॉक्टर सुनील हूं, रोज अपने मन को बोलते हैं मैं डॉक्टर सुनील हूं, अजीब सा लगा? मन में हंसी आ रही है। जब आप अपने आप पे हंसोगे तो दुनिया तो हंसेगी, तो क्या बुरा है? लोग मजाक बनाएंगे ना, क्योंकि आपके मन को पता आपको क्या करना है। तो आप अपने आप को बोलो डॉक्टर सुनील। जैसे ही आप अपने आप को रोज इस उच्चारण से करोगे तो आपको पता है कि मुझे क्या बनना है। क्या बनना है? आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करोगे। आप देखोगे जब आप बार बार अपने आप को इन शब्दों से उच्चारण करोगे आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। आप अपने आप को डॉक्टर जैसा देखोगे, डॉक्टर जैसी बातें करोगे, और आपको मन लगेगा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका मंजिल आपको नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? मंजिल क्या है? डॉक्टर नहीं नहीं, आपका थोड़े ना, ये तो सुनील का है। आपका है और किसका है? आपका है। कोई यहाँ पे आईएएस बनेगा,
कोई टीसीएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और कोई यहाँ खामोश बैठा और वो वैज्ञानिक बन सकता है। और अगर उसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, अभी तक कंफ्यूजन में है, तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और अच्छा इंसान बनने के लिए क्या होगा? एक अच्छा इंसान क्या करता है? अपने नाम को कैसे पुकारता है? क्या बेटा? किसी ने बोला इज्जत। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अरुण। अब अरुण जी जो बताएंगे कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। जब अरुण जी अपना चेहरा देखेंगे, बोलेंगे अरुण जी आज का दिन तो बहुत बेहतरीन है, आज मुझे बहुत अच्छा इंसान बनना है, आज मैं जो भी पढ़ूंगा उसमें मेरे को अच्छा इंसान बनने का मकसद मिलेगा। अगर यह कथन आप आने वाले 21 दिन तक रिपीट करते हो तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। प्लीज बेटा अरुण, कोई बुरा तो नहीं लगा ना? प्लीज, आपकी इज्जत आप खुद करेंगे, कोई बाहर का नहीं। ऊपर वाले ने बहुत लोगों को बना रखा आपकी बुराई करने के लिए। आप उनका काम उनको छोड़ दीजिए। आपका कर्म क्या है? किससे अच्छा बोलोगे? कब बोलोगे? दिन में कितनी बार शीशा देखते हो आप लोग? किशोर अवस्था में हमें अच्छा सुंदर दिखना और अच्छा पहनना अच्छा लगता है। यस सर। अपने चेहरा देखना अच्छा लगता है। यस सर। बाल सेट करना अच्छा लगता है। यस सर। तो क्यों ना मैं बाल देख के बोलूं डॉक्टर सुनील आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो डॉक्टर जैसे। ताली बजाओ इनके लिए। देश की इज्जत करना भी, देश की इज्जत करना हमारा पहला कर्तव्य है। जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में सांस लेते हैं, जिस देश में इतनी आज़ादी है, उसके झंडे तक को भी इज्जत देना वेरी गुड। और कोशिश करो जैसे उन्होंने किया ऐसे करो। तो जब आप दिन में किसी की किशोर अवस्था में बहुत कॉमन है, हमें अच्छा पहनना, अच्छा दिखना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम अपने आप को अच्छा पुकारें और रोज अपना नाम ले। ये सुनील एक व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पे सबके अपने अपने नाम ले लो। एक बार अपना नाम खुद लो और जो बनना चाहते हो वो बोलो। जोर से बोलो, जोर से, एक साथ बोलो। वेरी गुड। क्या आपको कुछ नहीं बनना? मैंने बोला सब लोग एक साथ बोलो। आप लोग एक साथ बोलो। वेरी गुड। डॉक्टर रामजी। वेरी गुड, जोर से बोलो। डॉक्टर रामजी। अच्छा ठीक है, काम करते हैं। आप लोगों को शर्म आ रही, उस लाइन से शुरू करते हैं। अगर जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उसे क्या बनना है, राइट, तो वो अपने नाम के सामने जी लगाएगा। क्या? हाँ, आदर से नाम ले, क्योंकि नाम के पीछे जी और दाल में घी दोनों बहुत अच्छा लगता है ना? तो वहां से शुरू करते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बोलो, जोर से, कैमरे तक आवाज आनी चाहिए। जोर से आवाज आनी चाहिए। हाँ सुमंत जी, वेरी गुड। सुनो मेरी बात, मैंने अभी आपको क्या बोला? एक कला हमें विकसित करनी है, सही तरीके से खड़ा होना और सही शब्दों में उच्चारण करना, ताकि सब तक आवाज जाए, क्योंकि ये हमारा आत्मविश्वास बताता है। क्या बताता है? आत्मविश्वास। वेरी गुड। प्लीज आवाज नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड। धर्मेंद्र जी, वेरी गुड। हाँ, चंद्रशेखर सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर सूर्यांश। वेरी गुड। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो। सुग्रीव जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये पहली लाइन का मैंने अभ्यास कराया, क्योंकि अगर हम अभ्यास, बोलो बेटा, अगर मैं अभ्यास सभी का कराऊंगा तो काफी टाइम चला जाएगा, राइट? ये एक एग्जाम्पल है, हम सभी ये काम कर सकते हैं। अब आता है कि हम अपने आंखों के सामने अपनी इंद्रियों में फिल्टर कैसे लगाएं। यही फिल्टर है। अगर आप अपना मकसद तय कर लो तो आप वही देखोगे, वही सुनोगे और वही महसूस करोगे, क्योंकि हमारा यही काम है। हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, जो चीज़ सुनना चाहते हैं, वो यही चीज़ है।
हमने अपना मकसद और लक्ष्य तय कर लिया, राइट। अब दूसरी समस्या, सर फिर भी हम समस्या में फंस जाते हैं। समस्या इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर होने वाली बेचैनी को हम पहचान नहीं पाते। उनका एक शब्द देना है, क्या देना है? अगर मैं दुखी हूं तो बोलो मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं तो बोलो मैं खुश हूं, मुझे भूख लगी है तो बोलो मुझे भूख, मुझे नींद आ रही है बोलो मुझे नींद बोलो आ रही है। ये नहीं कि नींद आ रही है और सारा सामान तोड़ दिया और पता है झगड़ा किया। जब आप ऐसे चीजों का उच्चारण करोगे तो आपकी बॉडी को पता है कि अब मुझे क्या करना है। पता चला भूख लगी है और आपको लड़ाई करने का मन कर रहा है क्योंकि भूख की वजह से डिसीजन लेने की क्षमता, और आपको पता है मुझे क्या करना है, आप इसको पहचानो। तो मैं एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे मैं के ऊपर और इसके बाद एक और फिर मैं जानकारी टाइप बेटो बेटा पूछो बेटा। सर मन में जब निगेटिव थिंकिंग आती है, मन में तो दो प्रकार की थिंकिंग है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मन में निगेटिव थिंकिंग आती है उसको दूर करने के लिए वेरी, मैंने आपको पहले बोला हमारा ब्रेन बना है अपने आप को सबसे छोटा और नेगेटिव सोचने के लिए। जब कभी हम बुरी परिस्थिति में फंसते हैं तो हम हमेशा गलत सोचते हैं, एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, राइट। यस सर। क्योंकि हमने उसी का अभ्यास किया और यही चीज हमने, अगर कोई दोस्त लेट हो गया तो बोलेंगे पक्का कोनो बदमाशी कर रहा हूं या धोखा दे रहा हूं। ये क्या हुआ? नेगेटिव। पॉजिटिव लाने के लिए हमें करना पड़ेगा अभ्यास। क्या? हमें तय करना पड़ेगा हम अपने आप को पहचाने। मैं अगर उस स्थिति में था तो मैंने क्या किया, राइट। अगर मैं कभी किसी दोस्त को वादा किया कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा और नहीं पहुंच पाया तो मेरी परिस्थिति क्या थी, क्या समस्याएं मुझे रोकने लग गई। अगर आपने अपने दोस्त को धोखा दिया होगा तो आपको क्या लगेगा? धोखा। लेकिन अगर आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश की, आपका टायर पंचर हो गया होगा, या हो सकता है आपके घर में किसी ने काम बता दिया, या पापा ने बोला नहीं आप उस दोस्त के घर नहीं जाओगे इसलिए नहीं आए होंगे, तो आप ऐसे पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आपके मन में बुरा ख्यालात, राइट। दूसरी चीज, जब हम अच्छा आचरण करते हैं, क्या करते हैं? आचरण क्या होता है कि हम अपने आप से भी गलत चीज ना बोले। क्या? गलत चीज ना बोले, क्योंकि अचेतन मन को मैसेज जा रहा है। मैंने बात पहले बताई, दिमाग मतभेद नहीं करता शब्दों के साथ, शब्द अकेला होता है, भावना और विचार हम उसमें ऐड करते हैं, राइट। तो हम किसी शब्द को शब्द लें, क्या लें? उसमें अपनी प्रक्रिया और भावना ना जोड़े और तुरंत उसमें आवेग होकर झगड़ा ना करें या फिर उसमें अपनी प्रक्रिया ना दें। पहले सिचुएशन को समझे। और क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव में तभी बदल सकते हैं जब हम अपने साथ पॉजिटिव चीजें बोले। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं इस दोस्त से बात नहीं करना चाहता था लेकिन क्योंकि मेरा मतलब आ गया इससे, मुझे इससे बुक लेनी है तो मैं इसके साथ बहुत प्यार से बात करूंगा, राइट। और किताबें देखा अपन काम निकलवा लेंगे, ऐसा मन में आएगा? आता है? सबके मन में आता है? तो ये जो आपने बोला क्या उसको कानों तक गया? आपने किससे बोला ये? जब आपने अपने आप से बोला तो आपके दिमाग में क्या हुआ? नेगेटिव थिंकिंग आई। आपके अचेतन मन को पता चला कि आप गलत कर रहे हो और वो गलत सोच की वजह से आपका बीपी शुगर बढ़ेगा। आप अपनी इज्जत स्वयं नहीं कर रहे हो। इज्जत का टेक्निक मैंने बताया, भूल कर भी अपने आप से गलत चीज मत बोलो, क्योंकि अचेतन मन को नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हो। वो उस चीज को ऐसी ले लेगा। वो एक जिन्न है। क्या है? वो एक जादूगर। ऐसे रगड़ोगे तो वो वही आदेश बोलेगा जो आप बोलोगे। तो मैं का अभ्यास करता हूँ, ठीक है? आप मेरे पीछे रिपीट करो, करोगे? यस सर। ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में मदद करेगा। यस सर। इसके बाद मैं प्रश्न लूंगा एक और के बाद। चलो पहले बोलो मैं।
मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने वर्तमान और भविष्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने शरीर और अपने स्वस्थ रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने दोस्ती और दुश्मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने खुशी और दुखी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता, मैं अपनी शिकायत स्वयं से करता हूँ, मुझे खुद सुधरना है। थैंक यू। अब आता है दूसरा एक्सरसाइज, क्योंकि सर ने कहा नेगेटिव, अब हमें पॉजिटिव चीजें लानी है, तो हम पॉजिटिव बातें करेंगे और वो होता है आभार या कृतज्ञता। आखिरी बार आपने अपने मम्मी पापा को कब धन्यवाद किया? टेक इट ग्रांटेड है, पैदा किए तो जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन आप सोचो जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है कोई धन्यवाद करे, आपने किसी की मदद की, ऐसे ही जिंदगी में इस वक्त हमें सूरज, हवा, ये बेंच, ये धरती, ये बिल्डिंग, ये स्कूल हमें मदद कर रहा है हमारे भविष्य के लिए। तो अगर हम इनको धन्यवाद करते हैं तो हम इनसे पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हमारे अंदर से ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे जो हमारे मकसद को फिक्स करेगा। इस बीच में आता है एक टाइम मैनेजमेंट। क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट। ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए, कोई फर्क नहीं किया, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे इलॉन मास्क हो, चाहे टाटा अंबानी हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर हमारे बाबा रामदेव जी हो, या फिर दुनिया का कोई भी इंसान। किसी को 24 घंटे से कम दिया है क्या? नहीं सर। ज्यादा दिया है क्या? नहीं सर। लेकिन टाइम का कैसे हम उपयोग कर रहे हैं ये किस पे निर्भर करता है, और ये कैसे तय करेगा कि हमें अच्छा इंसान बनाएगा। मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ और उस 24 घंटे का क्या इस्तेमाल करता हूँ। आप जो स्वयं कर सकते हो, कौन? मैं जो काम खुद कर सकता हूँ वो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं जो खुद सोच के कर सकता हूँ वो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ये सड़क टूटी है तो इस सड़क पर अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं अपना समय और मेहनत वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं वोट नहीं दे सकता और ये काम मेरा नहीं है, ये वोटर्स का काम है। लेकिन अगर मैं उस समय में अपनी पढ़ाई करूं तो मैं ये तय कर सकता हूं कि जब मैं वोट दूंगा तो मैं कैसे और किस तरह दूंगा। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पढ़ाई, वो टॉपिक नहीं, क्योंकि वो टाइम मेरा बर्बाद कर रहा है। अगर किसी दो व्यक्ति में झगड़ा हो गया तो सारा दिन उसको सोचना मेरा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए मैं बढ़ के उससे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि सामने वाले की अपेक्षा नहीं करनी है। जब मैं उसे माफ़ी मांग लेता हूँ तो मैं अपनी इज्जत करता हूँ, मेरा गुस्सा शांत हो जाता है और दिन का जो समय मैं बर्बाद कर रहा था ये सोचने में कि मेरा झगड़ा क्यों हुआ, वो मेरा बचेगा और मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि दिल धड़केगा, दिमाग सोचेगा और सारा दिन सोओगे या ज़्यादा खाओगे, इससे बचोगे। तो प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? मैं जो स्वयं कर सकता हूँ, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ। माफ़ कर देना भी एक कला है, बहुत मुश्किल है लेकिन आसान है। मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, राइट? तो ऐसे ही कृतज्ञता है। क्या है? आभार। आभार हम लोग प्रकट करें, धन्यवाद करें, ये एक्सरसाइज करते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बता दिया वो ये एक सिंपल सा चीज़ है। ऐसे तो हज़ारों टेक्निक हैं लेकिन ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या? जो मैं वो मेरी क्या? हाँ, जो मैं स्वयं कर सकता हूँ वो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले वही काम करना है। मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई कर सकता हूँ। क्या? चलो धन्यवाद की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? चलो हम लोग धन्यवाद करते हैं। पहले कंफर्टेबल बैठ जाओ, कमर सीधी करो, दोनों पैर बराबर रखो, पैर लंबे है बेटा। कोई बात नहीं। एक लंबी सांस लो, छोड़ो धीरे से, फिर सांस लो, फिर छोड़ो,
लोग थैंक यू बोलते हैं। सबसे पहले हम स्कूल का प्रांगण को बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है और प्रबंधक की सोच ये है कि हम वो सारी चीज़ें दे सकें जो पूरी दुनिया में आपको मिलनी चाहिए। ये स्कूल, ये जगह किसी मकसद से है, राइट, ताकि हम लोग पढ़ाई कर सकें। तो बोलते हैं थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर। आवाज़ कम है, मेरी आवाज़ बैठ गई, थोड़ा जोर से आप लोग बोले ताकि मेरी आवाज़ दब जाए। थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ये बेंच, थैंक यू ये कपड़ा, थैंक यू ये मौसम, थैंक यू ये हवा, थैंक यू सर, थैंक यू ये पेट, थैंक यू ये खाना, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू किताबें, थैंक यू ये कपड़ा, और थैंक यू आप सब। ये शब्द आप और जोड़ सकते हो, बहुत सारे शब्द। थैंक यू गॉड, हाँ, थैंक यू भगवान। आपके अपने अपने ईस्ट हैं, आप सभी लोग जिनको मानते हो उनको भी धन्यवाद करो कि आज का दिन आपको दिए। ऐसे कोरोना में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने और अपने खो दिए, राइट। ये एक थैंक यू एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ें बना सकते हो। अब एक इस उम्र में हम लोग बहुत गलत काम करते हैं। हम जो सोचते हैं कि हमारी उत्तेजना हमको रोकती है, गलत रास्ते पे लेके जाती है। आप उन चीज़ों से बचो। क्यों? इसलिए नहीं कि आप एक लड़के हो, इसलिए क्योंकि आपको एक औरत ने पाला है, वो है मेरी माँ, इसलिए, और आपको एक बेहतरीन माँ ने पाला है, इसलिए कोशिश करो कि आप सबकी इज्जत करो जैसे अपनी माँ की इज्जत करते हो, राइट। और डिटेल में नहीं जाऊँगा, करोगे? अब लास्ट टेक्निक, इंटरनेट। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसको सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, लेकिन मैं इतना मानता हूँ हमारे पूर्वांचल बेल्ट में बच्चों के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि कुछ भी सीख सकते हैं, बस उनको बताने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपको लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल कम हो जाए, वो है पढ़ाई को लेकर। हम पढ़ाई से क्यों डरते हैं? हमें लगता है उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है, या रीडिंग करने की हमें प्रैक्टिस नहीं है, क्या है, और याद रखने की प्रैक्टिस नहीं है। ये आपके स्कूल या परिवार में गुरुजनों को रिप्लेस नहीं करता, राइट। बेटा लोग प्लीज शांति से, आप शांति, आप लोग शांति से जाए क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया देखेगी कि बच्चे कितनी शोर कर रहे हैं, राइट। जैसे माचिस होती है, उसका इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार होता है। जब हम माचिस जलाते हैं तो उससे कोई दिया जलाता है, कोई चूल्हा जलाता है, कोई सर्दी में हाथ सेकता है। लेकिन अगर कोई बदमाश दिमाग रहेगा तो वो किसी का घर भी जला सकता है और बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इसी तरीके से आपका मोबाइल है, ये मोबाइल हमें गलत रास्ते पे बहुत आसानी से ले जाएगा, क्योंकि इसके साथ आपका दिमाग जुड़ा है। आप गंदे वीडियोस देख सकते हो, गंदे गाने सुन सकते हो, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आप सही ढंग से करते हो तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और दुनिया की सारी नॉलेज ले सकते हो, और जो आप बनना चाहते हो वो बन सकते हो। जैसे वो बाबू हमारा पुलिस में जाना चाहता है, लेकिन पुलिस में किस विभाग में जाना है उसको जानकारी नहीं है। हमारा भाई नेवी में जाना चाहता है, लेकिन नेवी के किस विभाग में जाना चाहता है उसको जानकारी नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो उसकी जानकारी नहीं है। क्या पढ़ाई करनी है उसकी जानकारी नहीं है, राइट। ऐसा ही है। तो हमारे सामने दिक्कत आती है कि हम इससे इसका इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उच्चारण या रीडिंग। क्या? तो पहले मैं उच्चारण की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस करना। क्या मैं करूँ? यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम आएगी, कोई एक शब्द दो मुझे। अगर टाइप करने नहीं आता तो हम लोग
वॉइस सर्च कर सकते हैं। वॉइस सर्च जब भी करेंगे जब प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, राइट? यस सर। तो हमारे पास एक और टेक्निक है, वो है कॉपी कट पेस्ट। क्या है? कॉपी कट पेस्ट। और ज्यादातर चीजें हम किताबों से पढ़ते हैं, Yes, sir. तो हमें स्पेलिंग वहां से मिल जाएगी, Yes, sir. उसको हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। यस सर। तो एक शब्द कोई एक बच्चा दो मुझे। हम लिविंग वन। हाँ, लिविंग वन। आओ, ताली बजाओ इनके लिए। क्या सर्च करना? लिविंग वन। टाइप। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी। छुट्टी का टाइम हो गया, घर जाना है? नहीं सर, मन तो नहीं कर रहा? नहीं सर। ये सीख लो, मैं छोड़ दूंगा, है ना? थोड़ा पका रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर। ये दो शब्द हो गया, एक शब्द हो गया। और શું करते हैं? ये आपको दिखा लड़की बनी हुई, इन्होंने कहा लिविंग। क्या है? ये एक शब्द है, ऐसे हजारों शब्द आपके पास है जिसका उच्चारण करने में प्रॉब्लम हो रहा है और हमें समझ नहीं आता कि मैं इसे किससे पूछूं, है ना? कैसे प्रोनाउंस करूं? यूके में कैसे करते हैं, अमेरिका में कैसे करते हैं और इंडियन इंग्लिश में कैसे करते हैं, ना? तो मैंने ये अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अब देखो ये क्या बोलती है। अगर ये आवाज क्लियर जब भी आएगी जब हम शांति बना के रखेंगे, राइट? आप आइएगा, आप बताइएगा। नहीं, आप इधर ही, आपको सुनाई देगा, ध्यान से देखना, लास्ट तक सुनाई देगा तो बताना, ठीक है बेटा? सुनाई दिया? थोड़ा और बीच में आता है, रुको, मेरे को बीच में आने दो। आप इधर ही रहिएगा, ध्यान से सुनो। सुनाई दिया? और इसको कैसे संधि विच्छेद करके रीडिंग करना है वो भी लिखा है। अब क्योंकि ये बहुत फास्ट है ना? पहली बार सुन रहे हो, दिमाग ने इसको कॉपी नहीं किया, क्योंकि दिमाग जब एक शब्द को सुन लेता है तो उसको सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ। यहाँ पे एक स्लो बटन है, राइट? यस सर। अब मैं बीच में आके बोलता हूँ ताकि सबको सुनाई दे। थोड़ा आश्चर्य लग रहा है? नहीं सर। नया है कि पुराना है? पहले प्रैक्टिस किए हो? यस सर। नहीं किए हो? चलो अब करो, देखो। अच्छा लगा? यस सर। अब इसमें प्रैक्टिस करनी है, मुझे बोल कर भी देखना है कि मैं बोल पाता हूँ कि नहीं। ये तो बोल ले रही है, लेकिन मैं कैसे बोलता हूँ ये सुनते हैं। अब रामजीत इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरे क्या गिनी पिग है। क्या है? गिनी पिग जानते क्या होता है? परीक्षण के लिए किसी को गिनी पिग बनाना पड़ता है। पकड़ा, वो ये ताली बजाओ इनके लिए। और अपने आप को इन्होंने वॉलंटियर किया है। क्या किया है? ये कला है ना, मतलब ये सीखना चाहते हैं। तो एक और ताली। आपने इसको पढ़ा, कैसे लिखा है? लिविंग। एक बार सुनो, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं जब ये प्रैक्टिस बटन दबाऊंगा तब आप रिपीट करना। ये आपने बोला है, ये इन्होंने बोला है। अब हम जानना चाहते हैं कि मैं कैसा बोल रहा हूं, ये मुझे बताएगा। ध्यान से सुनो। सुनाई दिया? आप सुनो, एक बार और सुनो। आपको ये सुधार का मौका देगा कि आपने कहां गलत किया है। ये इनकी आवाज है, तो आपने अपनी आवाज सुनी कि मेरे को कहां सुधार करना है, और इसके लिए कोई आलोचना करेगा नहीं, क्योंकि कौन प्रैक्टिस कर रही है? मैं खुद कर रहा हूँ। ये मोबाइल मेरा व्यक्तिगत है ना। और जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपके माँ बाप आपको रोकेंगे? लेकिन स्कूल में लेके मत आना, क्योंकि स्कूल में हमें मार्गदर्शन चाहिए। क्या चाहिए? और जब हमें टीचर बताएंगे लिविंग पढ़ना, तभी ना पता चलेगा। आपको ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए स्कूलों को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये प्राइमरी चीज नहीं है,
ये सेकेंडरी, ये द्वितीय स्थान पे है। पहली चीज स्कूल है, तो इसको हम एक दो बार और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं भाई कैसे सुधार करते हैं, ये परसेंटेज बताएगा। लिविंग, गुड जॉब। क्या बोला? गुड जॉब। देखो दिख रहा है? अब इसको प्रोनाउंस करके सुनते हैं कि इन्होंने कैसा बोला है। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। ये एक हथियार है, लेकिन ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और ये गूगल का फीचर है। किसका? गूगल। अब आपके मन में भाव आएगा कि हम गांव से आए हैं, ये भाव आएगा गांव से आए हैं? नो सर। हम गांव से, ऐसा भाव आएगा? नो सर। वेरी गुड, सारी जानकारी है, तो ताली तो बजा लो। ये कॉन्फिडेंट आपको आगे लेके जाएगा, और जो चीज मैंने सिखाई है ये आपके ऊपर है। यहाँ पे गिरा दो या जेब में डाल लो, या अभी इसी वक्त से आपस में इसका अभ्यास करना शुरू कर दो, और इस नॉलेज को आपस में जितना बांटोगे ये उतना बढ़ेगा, और रोज नई चीज सीखने को मिलेगा। जैसे आपके दोस्त ने सवाल उठाए, जैसे आपके दोस्त ने प्रश्न पूछे, आपके दोस्त ने अपने सपने के बारे में बताया। कई बार दूसरों के सपनों से भी हमें रास्ता मिलता है, तो चीजें खुलकर बात करो। और दुनिया में कोई भी काम करने से कौन रोकता है? मैं खुद। और जब आप ऐसी चीज सीखो तो अपने आप को बोलो धन्यवाद, गुड जॉब। क्या बोलो? क्योंकि अपनी तारीफ हमें खुद करनी है। मुंह मियां मिट्टू वाली कहावत बदल गई। अपनी तारीफ किसको करनी है? अपने आप को बोलो गुड जॉब। इसने बोला गुड जॉब, वेरी गुड। अपने आप को बोलो बहुत अच्छा, शाबाश सुनील, तुम ये कर सकते हो, शाबाश। लेकिन गलत चीज पे नहीं, गलत चीज पे सुधारना है। अब क्योंकि आदतें हमें कैसे बनानी है, क्या ये आखिरी एक्सरसाइज, फिर क्लोज, ठीक है? 21 दिन का अभ्यास होता है। इसे कोई आता है 21 दिन क्या होता है? 21 डेज। अगर हम किसी चीज को लगातार हर बार 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। कोशिश करो कि सबसे पहले कि हम पहले 5 दिन किसी चीज को ट्राई करें, संडे मंडे ट्यूसडे नहीं, रोज, और फिर 7 दिन तक, और लगातार 21 दिन तक जब कोई चीज करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है और सहज चीज बन जाती है, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये 21 दिन का अभ्यास है। इसी तरीके से अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो आप 21 दिन में उसके बारे में सोचो ही मत, ना उसके बारे में बोलो, ना उसके बारे में देखो। अगर आप उस चीज को अवॉइड करोगे तो वो आपको अपने आप दिखना, आपके दिमाग में आना, और वो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। ये 21 दिन का अभ्यास है। और चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये YouTube चैनल है, ये वीडियो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। इससे पहले जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो भी डाल दूंगा। अगर आपके पास में जो प्रश्न पूछना हो वो प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं आपके उम्र के अनुसार और रेफरेंस के साथ वो उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न मैं ले सकता हूँ। कोई प्रश्न है आपके पास? कोई प्रश्न पूछने की कला विकसित नहीं हुई? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज अभी हो जाए। तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आप लोग आगे तरक्की करो। अगर आप में से एक बच्चा भी इसका अभ्यास करता है और कल की डेट में कुछ बन जाता है तो मेरा यहाँ आना मकसद सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, ओ मैंने बताया नहीं अपने बारे में। अच्छा सर, एक बताओ, मेरा नाम तो आप लोग जान गए होंगे, राकेश कुमार पांडे। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। पिछले 17 सालों से अलग अलग जगहों पे छोटे जहाज से लेके बड़े जहाज तक, मतलब दुनिया का जो सबसे छोटा जहाज बोलेंगे माइक्रो एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं पुष्पक, वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। और एयरबस 380 जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जहाज है, वहाँ तक मैंने काम किया। वो डबल डेकर है, उसमें 400 लोग बैठ सकते हैं। अलग जगहों पे कई देशों के साथ मैंने काम किया, दुनिया भर के लोग मेरे साथ काम किए। कोरोना आया, कोविड-19,
जहाज उड़ नहीं रहे, ग्राउंडेड है। क्योंकि मैं एक विदेशी हूँ उस देश के लिए, तो उन्होंने अपने नागरिकों को प्रेफरेंस दी, और क्योंकि जहाज उड़ नहीं रहा है तो हमारा काम अभी है नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, तो मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस पे किया है। इसका इस्तेमाल करके मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ और अच्छी सैलरी ले सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने ज़िंदगी के जो कीमती समय देश के बाहर दिए हैं, अब कुछ समय मेरे को अपने देश के लिए देना है। तो मेरी कोशिश है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं आजमगढ़ के, खासकर पहली प्रायोरिटी मेरी आजमगढ़ है, मेरी प्राथमिकता है केवल आजमगढ़। वहाँ के मैक्सिमम स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स या घरों में जाकर आप जैसे किशोर अवस्था के लोगों को आने वाली परेशानियों के बारे में बता सकूं, अच्छी आदतें कैसे विकसित की जाए इसके ऊपर काम कर सकूं, और अपने अंदर जो नंबर 2 सिटी यानी टाइप 2 सिटी की इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाया जा सके, मैं सेल्फ लर्नर कैसे बन सकूं, मतलब मैं खुद को, अपने आप को कैसे बढ़ा सकूं, अच्छे व्यवहार कैसे कर सकूं। अगर मैं ये करने में सफल हो जाता हूं तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद और यही मेरी कोशिश है। इसीलिए इसी चरण में मैं मैक्सिमम स्कूलों को कवर कर रहा हूँ। 30 से 40 स्कूलों में मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। मेरा केवल एक ही मकसद है कि मैं बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकता, ना यथार्थ समाज को बदल सकता हूँ, ना स्थिति को बदल सकता हूँ। लेकिन अगले 5 से 7 साल में जब आप जैसे खूबसूरत बच्चे, आप जैसे सीखने वाले बच्चे, आप जैसे मेहनती बच्चे समाज का हिस्सा बनेंगे, तो मैं एक सोच बदल सकता हूँ, एक समाज बदल सकता हूँ। और वो शुरुआत मेरे से होगी, किससे? मैं। और यही मेरी कोशिश है और यही मेरी पहचान है। बहुत बहुत जो है कि सर का जो धन्यवाद, इतना टाइम के लिए आप लोगों को संस्कार के लिए, और आगे भी जो है कि यह विद्यालय में सर आए और जो है कि आप लोगों को जो बातें बताएं, इसके लिए आप लोग जो है कि आग्रह कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातों को डिसिप्लिन और जो सर बताए हैं उसको जो है कि मनन करें, उसके बाद हो कि आगामी जो है भविष्य जो है आप लोगों का दुखमय नहीं बना, ठीक है। हमेशा जो है जो मुस्कुराते रहें और सही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों एक आशावाद डिस्कस करते हैं। आप लोग जैसे आपके प्रिंसिपल सर टीचर बोलते हैं वैसे कर दीजिएगा, और कोशिश करिए बेंच वापस अपनी जगह पे रखिए, है ना? कर दोगे? ये छोटी सी प्रैक्टिस अभी से करो। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ छोड़ के मत जाना इसको, जो सीखे हो उसको भाई बहन दोस्तों समाज में सबको सिखाओ, और ये सिखाओगे तो बढ़ेगा, है ना? पॉजिटिव सोच बदलेगी। करोगे? थैंक यू वेरी मच।